हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट कविता जझोलिया। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं ये चीज एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज वहां पे जाके देखो, लाइक करना, शेयर करना और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स और सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना। मैं उनको देखूंगी और मैं उन पे काम करने की पूरी ट्राई करूंगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। लास्ट वीडियो में मैंने नहीं बोला था बिकॉज एज ए बिगनर मेरे से बहुत चीजें स्किप हो जाती हैं, पर ठीक है, मैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसलिए आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। हम इस एक्ट के बारे में बात करेंगे, इसका नेचर देखेंगे, इसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, प्लस इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। ठीक है, तो हाँ, अब क्या है यार, देखो हम लोग क्या सोचते हैं कि एक लॉ है जैसे कोई, तो हम लोग सोचते हैं हमें इतनी नॉलेज नहीं चाहिए इसकी, बट एज अ कॉमन मैन आप पता नहीं कितने ही कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हो और SRA का आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके रिलीव्स बताता है आपको कि आपके रिलीव्स क्या है। अगर आपके जो राइट्स हैं अगर वो वॉयलेट हो रहे हैं तो आपको कहाँ जाना है, ये बताता है। ठीक है, तो इसलिए आप भी इसको देख सकते हो। मैं ये नहीं कहती आप सेक्शन रटो या कुछ भी करो, बट नहीं, आप इसकी कंसेप्चुअल नॉलेज भी ले सकते हो जो बहुत 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 जरूरी है आपकी डेली लाइफ के लिए। ठीक है, तो अब हम अगर इसमें एक्ट की बात करें तो इसका ये एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963 का एक्ट है। ये कई बार होता है हमारे एग्जाम का लेवल अप हो जाता है तो ये चीज वो उठा लेते हैं, तो आप प्लीज इसको याद कर लेना। इसमें हमारे टोटल 44 सेक्शंस हैं, 42 सेक्शन है, 2 सेक्शन रिपील हो चुके हैं। ठीक है, जिनको हमने 8 चैप्टर्स में डिफाइन किया हुआ है, 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है और उन 8 चैप्टर्स को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब जो 3 पार्ट्स हैं, हम अपने जो वीडियो है, वीडियो भी 3 पार्ट्स में ही आएंगी और इसी के अकॉर्डिंग आएंगी। ठीक है, तो जो पार्ट 1 है हमारा, वो हमारा प्रिलिमिनरी की बात करता है, जिसमें सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 की बात करते हैं हम लोग। जो हमारा पार्ट 2 है वो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ की बात करता है। ठीक है, जो है हमारा सेक्शन नंबर 5 से 35 के बीच में। पार्ट 3 हमारा प्रिवेंटिव रिलीफ की बात करता है, जो सेक्शन 36 से लेके 44 तक जाता है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे स्किप हो जाते हैं, तो हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है, ये बनाया किसने है? ये पोलॉक और मुल्ला ने बनाया है। ठीक है, ये किसके बेसिस पे बना है? ये 9th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन के बेसिस पे बना है। ठीक है, और ये एक्ट है, जो ये एक्ट है, ये रेमेडीज की बात करता है। ठीक है, इसलिए ये एक्ट बेस्ड है किस पे? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे। ठीक है, ओके। उसके बाद ये एक नॉन एग्जॉस्टिव एक्ट है, इसके साथ 2 एक्ट और हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट है। अब मेरी बात सुनो, नॉन एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि अपने आप में कंप्लीट एक्ट नहीं है, इसको और एक्ट्स की भी हेल्प चाहिए होगी। अब सुनो, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो आप स्पेसिफिक रिलीफ किस चीज के मांगोगे? अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन हो रहा है किसी प्रॉपर्टी का तो आप इंजंक्शन मांग रहे हो कुछ काम के लिए, तो अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, तो आप किस चीज के लिए मांगोगे? तो इसलिए ये इंटरलिंक है सब। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमारी इसकी रिसेंट अमेंडमेंट है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इतनी आती है एग्जाम्स में, हद, मतलब बहुत बहुत पूछा जाता है इसको। ये हमारी हुई थी 1 अगस्त 2018 में। इसमें कुछ सेक्शंस को हमने इंसर्ट किया था, जैसे सेक्शन 14 क्लोज ए, 20A, 20B और 20C, इन 4 सेक्शंस को ऐड किया गया था। ठीक है, इस अमेंडमेंट से पहले हमारे जो रिलीफ देनी थी, जो रिलीफ देने की पावर थी कोर्ट की, वो एक डिस्क्रिशनरी पावर थी, पर इस अमेंडमेंट के बाद उसको मैंडेटरी बना दिया कुछ सेक्शंस के लिए। पूरा SRA मैंडेटरी नहीं है, कुछ सेक्शंस के लिए मैंडेटरी इसको बना दिया है। ठीक है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारा सेक्शन नंबर 2, जो डेफिनेशन क्लोज है। देखो, इसका डेफिनेशन क्लोज बहुत सिंपल है, चार डेफिनेशन बताई हुई है और 5th वाला जो इसका क्लोज है उसमें वो एक पैरा मटेरियल क्लोज है। ठीक है, अब जो 4 डेफिनेशन है वो 2 क्लोज ए में हमारा ऑब्लिगेशन है। ठीक है, 2 क्लोज बी में सेटलमेंट है, C में ट्रस्ट है और D में ट्रस्टी है। और जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है, ये अल्फाबेटिकली है तो याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, अल्फाबेटिकली आप अगर MCQ आए तो मैच कर देना। 2 क्लोज ए हमारा पैरामेटीरियल क्लोज है। पैरामेटीरियल क्लोज क्या होते हैं? मतलब देखो, इसमें क्या डिफाइन है कि अगर कोई डेफिनेशन है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट,
अब इसकी डेफिनेशन क्लॉज में कॉन्ट्रैक्ट नहीं डिफाइन है, ठीक है, पर कॉन्ट्रैक्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है, तो उस वो जहां पे डिफाइन है उसकी वो वाली जो डेफिनेशन है वो यहाँ अप्लाई होगी। तो ऐसे जैसे एग्रीमेंट है वो वहां पे डिफाइन है ना, तो वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो जो भी डेफिनेशन यहाँ पे हमारे नहीं मेंशन ना, वो वहां से उठाएंगे हम लोग उसका मीनिंग, ठीक है। ये चीज इसमें पैरा मटेरियल क्लॉज में दी हुई है। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 3 की, जो एक सेविंग क्लॉज की तरह काम करता है। ये क्या करता है यार, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट और एसआरए का जो रिलेशनशिप है उसको बहुत क्लियर कर रहा है, ताकि कुछ भी इश्यूज ना रहे दोनों के बीच में या तीनों के बीच में, ठीक है। तो क्लॉज ए हमारा कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिलेशन बताता है। देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक एक्ट के अंडर आप अगर रिलीफ मांग रहे हो तो आप दूसरे के अंदर नहीं मांग सकते, नहीं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मांग रहे हो और एसआरए के अंदर भी मांग रहे हो तो दोनों जगह आप कर सकते हो अप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है। 2 क्लॉज भी हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करता है। यही सेम चीज रजिस्ट्रेशन के साथ है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो प्रोविजंस है ना, वो इस एक्ट के प्रोविजंस से इफेक्ट नहीं होंगे, वो प्रिवेल करेंगे फिर भी। मतलब ये नहीं अगर आपने एसआरए में मांग लिया तो आप वहां नहीं मांग सकते, ऐसा नहीं है, आप दोनों जगह मांग सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सेक्शन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे एसआरए का ये बेस है, ठीक है। ये बोलता है कि जो एसआरए है वो हमारे सिविल राइट्स को कवर करता है, ना कि पेनल राइट्स को। तो इसलिए ये एक सिविल प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है पर ठीक है, वेरी मतलब ऐसा लगता है बहुत इजी है, पर कई बार हम भूल जाते हैं, तो इसलिए हमको इसको देखना पड़ेगा। तो ये हमने एसआरए का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा पार्ट 2, उसमें हम इसका पार्ट 2 ही डिस्कस करेंगे, जो हमारा होगा स्पेसिफिक लीव। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, खुद के पॉइंटर्स बनाओ, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लिखोगे, खुद रिवाइज नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां पे भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।